नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पीजीटी 2004 के अंतर्गत भूगोल से पूछे गए शेष 25 प्रश्न, क्योंकि इसके पहले के दो वीडियो में हम लोगों ने 50-50 प्रश्नों को हल किया था और इस तीसरे वीडियो में जो शेष 25 प्रश्न बचे हैं 101 नंबर प्रश्न से 125 नंबर प्रश्न तक, उनको व्याख्यात्मक रूप से हल करेंगे तथा इस पर भी चर्चा करेंगे कि और भी किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से, तो उन पे हम लोग ध्यान देंगे। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ महत्वपूर्ण खाने दी हुई हैं, खानों के नाम है, माइंस के नाम है, और दूसरी तरफ उन खानों से कौन सा खनिज निकलता है या उनसे संबंधित कौन सा खनिज है वो दिया हुआ है। अब आपको इसमें मिलाना है। तो उदाहरण के लिए आपको बता दें, जैसे वैलाडीला दिया हुआ, तो वैलाडीला एक खान है जो कि छत्तीसगढ़ में बस्तर मंडल में स्थित है और जो बस्तर मंडल है वो छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी भाग है। अब आप बताइए कि वैलाडीला की खान से कौन सा खनिज निकलता है, तो आपको मालूम है कि लौह अयस्क निकलता है, तो आप जो है 1 को 3 से मिला देंगे। फिर उसके बाद जादूगुड़ा, जादूगुड़ा आपका जो है किससे संबंधित है, वो यूरेनियम का। तो आप बताइए जादूगुड़ा किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, अगला जो दिया हुआ है कि खेतड़ी, तो खेतड़ी जो है राजस्थान में स्थित है और ये तांबे का उत्पादन होता है यहाँ पे। इसी तरह से जो कोलार है, कोलार की खान सभी लोगों को मालूम है कि ये जो है सोना के उत्पादन के लिए है। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा कि कोलार किस राज्य में स्थित है और जादूगुड़ा किस राज्य में स्थित है। साथ में आप ये भी बताइएगा कि भारत में सोने का उत्पादन कोलार की खान के अलावा किस खान से होता है। साथ में आप ये भी बताइएगा, अगर सोने की बात कर ली है तो चांदी का उत्पादन ज्यादातर किस खान से होता है और वो किस राज्य में स्थित है। तो आप एक प्रश्न से इतने प्रश्न आपके बन गए हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि J.I. क्लार्क महोदय के अनुसार ऐसी जनसंख्या प्रायः किन देशों में मिलती है जिनमें उपयुक्त एवं कुशल व्यक्तियों के अभाव में वहां के संसाधनों का पर्याप्त विकास न हो पाया है। ऑप्शन दिए हुए हैं, सकल जनाधिक्य एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन, सापेक्षिक जनाधिक्य रिलेटिव ओवर पॉपुलेशन, तीसरा है सकल अल्प जनाधिक्य एब्सोल्यूट अंडर पॉपुलेशन, और जो लास्ट है सापेक्षिक अल्प जनसंख्या रिलेटिव अंडर पॉपुलेशन। तो आपका जो विकल्प सही है वो है आपका सापेक्षिक अल्प जनसंख्या या रिलेटिव अंडर पॉपुलेशन। ठीक है, अब जो है अगला प्रश्न पूछा गया है कि संसाधन संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं, संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, सही बात है। अगला है कि संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग है, ये भी कथन सत्य है। अगला है मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आवश्यकता है। अगला है जो लास्ट है उसको भी देख लेते हैं कि संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग है, तो ये भी सही है। तो आपका सी नंबर जो है कथन क्या है, गलत है। ठीक है, आप इस पे टिक मारेंगे। अब उसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उस प्रथम भूगोलवेत्ता का नाम बताइए जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा। ऑप्शन दिए हुए वारेनियस, कोलंबस, हेरोडोटस और होमर। तो ये कहा था हेरोडोटस महोदय ने, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, और उन्होंने जो है क्या किया था कि सबसे पहले नील नदी के डेल्टा का पता लगाया था और नील नदी को मिस्र का वरदान कहा था। अगला प्रश्न जो पूछा गया है उसको जानने के पहले मैं आपसे दो प्रश्न पूछ लेता हूं कि वारेनियस महोदय द्वारा एक प्रसिद्ध किताब लिखी गई, उस किताब का क्या नाम था जिसमें उन्होंने जो है सामान्य भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में भूगोल को विभक्त किया था। अगला प्रश्न जो बनता है कि होमर ने 4 हवाओं के बारे में बात की थी, उन चारों हवाओं के नाम क्या हैं और वो किन दिशाओं से होकर प्रवाहित होती। तो आप इतना जो है मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है नाम दिए हैं भूगोलवेत्ताओं के और दूसरी तरफ जो है उन्होंने किस फील्ड में काम किया वो दिए हुए हैं। तो बेकर महोदय ने किस फील्ड में काम किया था? भौतिक दशाओं पे। अब आप बताइए कि किस पे किया था? सही है। विटलसी ने आर्थिक कारक पे, ये भी सही है। जे कोस्ट्रोविकी ने भूमि उपयोग क्षमता एवं प्रावैधिकी स्तर पे किया था, तो ये आपका जो है सही नहीं है। हंटिंगटन महोदय ने क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे काम किया था, तो नीचे वाला सही है, तो आपका सी नंबर जो है करेक्ट नहीं है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं कि आर एफ दासमैन के अनुसार आपूर्ति के आधार पर दिए गए संसाधनों के वर्गीकरण में वनस्पति निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन दिए हुए अक्षय या इनएग्जॉस्टेबल संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन नॉन रिन्यूएबल संसाधन, दूसरा है नवीकरणीय योग्य संसाधन रिन्यूएबल संसाधन, या पुनर्चक्रीय या रिसाइकेबल संसाधन। तो जो वनों को किया था या वनस्पतियों को किया था वो किया था नवीकरणीय योग्य संसाधन के रूप में या रिन्यूएबल रिसोर्सेज के रूप में। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्रों का उनकी विशिष्टताओं का स्पष्ट करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन होता है। यह क्षेत्रीय विभिन्नताओं का विश्लेषण करता है जिसमें किसी विशेष स्थान की विशिष्ट दशा को स्पष्ट किया जाता है। प्रादेशिक भूगोल की उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से किसने व्याख्यायित की? तो ऊपर एक परिभाषा दी हुई है, वो किसने दिया है वो आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं पैटरसन महोदय, रिटर, गुएल्ग या मीड महोदय। तो ये दिया था परिभाषा कार्ल रिटर महोदय ने। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए एक तरफ झीलों के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ झील है और दूसरी तरफ जो है क्या दिया हुआ है उन पे स्थित शहर है। तो उसमें से कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं। तो शिकागो जो है आपका मिशिगन पे स्थित है, डुलुथ जो है आपका सुपीरियर पे स्थित है, सही है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं तीसरा क्या दिया हुआ है। तीसरा टोरंटो जो है ह्यूरन दिया, तो टोरंटो ह्यूरन पे ना होकर के ओंटारियो पे है, ठीक है, और बुफेलो इरी पे है, तो आपका ये जो है विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको की सीमा पर कौन सी नदी बहती है। ऑप्शन दिए हुए हैं ओरिनिको, टेनेसी, रियो ग्रांडे या कोलोराडो। तो ये जो है आपका विकल्प जो सही है वो है आपका रियो ग्रांडो। तो आपको बताते चलें कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको की सीमा पर रियो ग्रांडो जो नदी है वो प्रवाहित होती है। और आपको ये भी बताते चलें कि जनसंख्या की दृष्टि से जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसका जो सबसे बड़ा नगर है वो है मैक्सिको सिटी। अगला प्रश्न पूछा गया कि कोलोराडो ग्रांड कैनियन कहाँ पर बनाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं न्यूयॉर्क, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या आंग्ल अमेरिका। तो आपका आंग्ल अमेरिका उत्तर सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ कृषि प्रदेश दिए हुए हैं यूएसए के मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के और दूसरी तरफ उन कृषि प्रदेशों का विस्तार कहाँ पे है वो दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं जरूर ध्यान दीजिएगा, हाँ पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा, तो उसको जरूर ध्यान देना है। तो एक तरफ दिया हुआ है कि नदी घाटी परियोजना और दूसरा दिया उत्तरी पूर्वी राज्य एवं झील प्रदेश। तो नदी घाटी परियोजना ज्यादातर उत्तरी पूर्वी राज्यों एवं झील प्रदेश में स्थित है, ये तो सही है, ठीक है। अब अगला दिया हुआ तापी शक्ति परियोजना कपास की पेटी एवं दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो ये आपका जो है नहीं सही है, कपास की पेटी के क्षेत्र में तापी परियोजना नहीं है। और जो भी है जैसे खनन परियोजना है तो कंसास और नेब्रास्का प्रांत से है। दक्षिणी नदी घाटी परियोजना दक्षिणी पूर्वी भाग में है, ये भी सही है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में अंतरराज्यीय प्रवास के संबंध में महिलाओं की प्रधानता होती है। ऑप्शन दिए ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास, ग्रामीण से नगरीय प्रवास, नगरीय से ग्रामीण प्रवास या नगरीय से नगरीय प्रवास। तो आपका जो विकल्प सही है वो है ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास। तो भारत में सबसे ज्यादा महिलाओं का जो प्रवास होता है वो रूरल टू रूरल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। ऑप्शन दिए हुए माल्थस महोदय ने, सिजविक महोदय ने, एडवर्ड वीट महोदय ने या डाल्टन महोदय ने। तो डाल्टन महोदय ने ये परिभाषा दी थी कि जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है वो पर कैपिटा मैक्सिमम जो है इनकम देती है। तो ये आपका जो है स्टेटमेंट सही हो गया।
अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो जुड़ा हुआ है वो है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जनसमूह दिए हुए एग्लोमरेशन और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था और उनकी इकोनॉमी दी हुई है। तो एशियाई जो दिया हुआ है वो आपको मिलाना है कि इनमें से कौन सा है। तो एशियाई जो है आपका किसका है, वो कृषि प्रधान है कि नहीं, तो आप उसको कृषि प्रधान से मिला दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको देखना है इसमें जो है, तो एक का आपने लगा दिया चौथा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखना है यूरोपीय कौन सा है, तो यूरोपीय जो है आपका निर्माण उद्योग प्रधान है, ठीक है। फिर उसके बाद अमेरिकन कौन सा है, अमेरिकन औद्योगिक कृषि एवं वाणिज्यिक कृषि प्रधान है। उसके बाद अफ्रीकी जो है अल्प विकसित क्षेत्र में है, ठीक है। आप उसको इस तरह से लगा देंगे, आपका विकल्प नंबर 4 तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद जो लास्ट 115वां प्रश्न पूछा गया कि फिर उसमें सूची को मिलाना है। एक तरफ जो है भारतीय दर्रे दिए हुए हैं, दूसरी तरफ वो संपर्क को जोड़ने वाले 2 क्षेत्रों के नाम दिए हुए हैं। तो जो जिला दर्रा है वो किसको किसको जोड़ता है, वो आपको जो दाहिने साइड दिया हुआ उसको आपको ऐड करना है कि जो जिला दर्रा किसको जोड़ता है। तो जो जिला जो दर्रा है वो आपको जोड़ता है कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद जो नाथुला दर्रा है वो आपका जोड़ता है सिक्किम से चीन को। सिपकीला जो दर्रा है वो आपको देखना है कहाँ से जोड़ता है, तो सिपकीला जोड़ता है हिमाचल को चीन से। और जो लिपू लेक है वो आपको जोड़ता है जो है उत्तरांचल को चीन से। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कौन सा दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है। तो आपको मालूम होगा कि दर्रा या पास किसे कहते हैं। अगर आपको मालूम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क देश नहीं है। सबसे पहले सार्क है क्या, सार्क का फुल फॉर्म क्या है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये जो है आपका सार्क का फुल फॉर्म है, जिसे हिंदी में दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है 7 देश सम्मिलित थे। बाद में एक और देश अफगानिस्तान को ऐड किया गया और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपकी 1985 में और इसका मुख्यालय काठमांडू में। तो इतना आपने जान लिया। अब इसमें से कौन सा देश नहीं है, तो वो आपका चीन नहीं है, ठीक है, वो आपको देखना है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया है कि विश्व के व्यापारिक प्रखंडों मीन्स जो कॉमर्शियल जोन्स हैं उनकी संख्या कितनी है। ऑप्शन दिए हैं 9, 13, 17, 22। तो 22 थी 2004 के अनुसार, वर्तमान में कितनी है ये आपको बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वह स्थान जहां आदमी नगर में काम करने आते हैं कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, दूसरा कंप्यूटर जोन, तीसरा माइग्रेशन जोन, चौथा जोन ऑफ कंफर्ट। तो इसे कंप्यूटर की जगह पे कम्यूट जोन कहते हैं या अभिगमन क्षेत्र कहते हैं, जहां पर जो आसपास के प्रवासी लोग होते हैं, जो आदमी लोग होते हैं, वो नगरों में काम करने आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतवर्ष का कौन सा प्रदेश भारत के रूर के नाम से जाना जाता है, रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन दिए हैं छोटा नागपुर का पठार या छोटा नागपुर, कानपुर, अहमदाबाद और मुंबई। तो जो छोटा नागपुर है उसे भारत का रूर कहा जाता है। अब आप बताइए रूर किस देश में है और किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है नगर दिए हुए हैं और उस नगर का प्रमुख जो उद्योग है वो दूसरी तरफ दिया हुआ है। तो कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं, तो मैग्नेटो गोड्स जो है वो मोटर का निर्माण करता है कि नहीं करता, तो नहीं करता है कि करता है, आपको वो बताना है, ठीक है। दूसरा हैम्बर्ग जलयान करता है, रासत नूरा तेल शोधनशाला है और शोलापुर सूती वस्त्र। तो आपका जो ये है ये आपका जो है सुमेलित नहीं है मोटर कार से, जबकि ये किससे है, ये आपका लौह अयस्क के जो लौह इस्पात केंद्र है उनसे है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ उद्योगों की अवस्थिति का सिद्धांत दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रतिपादक दिए हुए हैं। तो न्यूनतम लागत सिद्धांत किसने दिया था, वो आपको ए नंबर आपको मिलाना है, ठीक है। तो न्यूनतम लागत सिद्धांत किसने दिया था उसको आपको बताना है। तो न्यूनतम लागत सिद्धांत दिया था वेबर महोदय ने, ठीक है। अब उसके बाद संशोधित न्यूनतम लागत सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था हूवर महोदय ने, ठीक है। फिर उसके बाद बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत दिया था
आपका किसने दिया था? फेटर महोदय ने। और संशोधित बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत किसने दिया था? स्मिथ महोदय ने। तो आपको जो है इस तरह से मिला देना है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं संशोधित जो है अपने स्मिथ हो गया, बाजार प्रतिस्पर्धा जो है फेटर हो गया, संशोधित न्यूनतम लागत सिद्धांत हूवर हो गया और न्यूनतम लागत सिद्धांत वेबर हो गया। इसको आपको तो रट ही डालना, कई परीक्षाओं में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है कि विश्व में कहवा के 3 अधिकतम उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑप्शन दिए हैं ब्राजील, आइवरी कोस्ट, इथोपिया तथा कोलंबिया। दूसरी तरफ है, दूसरा जो ऑप्शन है कि ब्राजील, कोलंबिया, आइवरी कोस्ट, इथोपिया। अगला है कोलंबिया, ब्राजील, इथोपिया और आइवरी कोस्ट। अगला है ब्राजील, कोलंबिया, इथोपिया और आइवरी कोस्ट। तो जो आपका अवरोही क्रम है सबसे ज्यादा ब्राजील, फिर उसके बाद कोलंबिया, फिर इथोपिया, फिर आइवरी कोस्ट। तो ये आपके उस समय थे जब ये प्रश्न पूछा गया था। अगला है कि विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा? ऑप्शन दिए हैं भारत, क्यूबा, जावा, पेरू। तो ये आपका जो है भारत था उस समय। अगला प्रश्न पूछा गया कि वान थ्यूनेन के भूमि उपयोग सिद्धांत के संकेंद्रीय बलों का सही क्रम कौन सा है? अब सबसे पहले वान थ्यूनेन महोदय ने कब जो है अपना जो भूमि उपयोग का संकेंद्रीय वलय सिद्धांत दिया था, कब दिया था, वो पहला प्रश्न हो गया आपका। और किस क्षेत्र के लिए दिया था वो दूसरा प्रश्न है, आपको बताना है। तीसरा प्रश्न ये है कि उन्होंने कुल कितने संकेंद्रीय वृत्तखंडों की बात की थी, वो आपको बताने हैं। अब आपको बताते चलें कि जो क्रम दिया हुआ उसको देखना, अन्न उत्पादन, जंगल, फल सब्जी, दुग्ध उत्पादन, फल सब्जी, दुग्ध उत्पादन, अन्न उत्पादन और जंगल, फल सब्जी, दुग्ध उत्पादन, जंगल, अन्न उत्पादन, जंगल, फल सब्जी, दुग्ध उत्पादन और अन्न उत्पादन। तो जो सबसे पहली फसल थी वो है आपकी फल सब्जी दुग्ध उत्पादन, उसके बाद जंगल मतलब कि जलाऊ लकड़ी के लिए जो चाहिए था, उसके बाद अन्न उत्पादन। तो आपके ये 3 क्रम, ये वाला आपका सही हो गया। और जो इनकी पेटियां थी कुल जो है 6 पेटियां मानी जाती हैं। और जो पेटियां थी, जो पहली पेटी थी उसमें साग सब्जी की खेती और दुग्ध उत्पादन था, दूसरी में लकड़ी उत्पादन या जंगल था, तीसरी में गहन कृषि द्वारा अन्न उत्पादन मतलब कि 3 फसल वाली खेती होती थी, जो चौथी पेटी है उसमें विस्तृत कृषि होती थी, साथ में अन्न उत्पादन होता था। अगली जो पेटी थी उसमें केवल पशुपालन होता था, विस्तृत रूप से होता था। और जो छठी पेटी थी उसमें भी जो है पशुपालन होता था और घास जो है घास का जो है वो होता था, उत्पादन होता था। अब जो अंतिम प्रश्न पूछा गया है इस पेपर का, वो है कि हवाई द्वीप में गन्ने की उत्पादकता है। ऑप्शन दिए हैं 68 मीट्रिक टन हेक्टेयर, 102 मीट्रिक टन हेक्टेयर, 140 टन मीट्रिक हेक्टेयर या 150 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। तो 150 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हवाई द्वीप में गन्ने का उत्पादकता है, जो कि अन्य देशों की तुलना में काफी ज्यादा है और सबसे ज्यादा वहीं पे है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने 25 प्रश्न जो देखे उनसे और भी कई प्रश्न कैसे बन सकते हैं उनको भी आपने देखा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको जो भी नए वीडियोस पड़े आपको लगातार मिलते रहें। और जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। साथ में अपने दोस्तों तक चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, हो सकता है कि उनको भी इन वीडियोस से फायदा हो जाए। धन्यवाद।